नमस्ते जी। उम्मीद कर रही हूँ सारे बच्चे ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मज़े कर रहे हैं घर में, हाँ, और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, खेलना भी इम्पोर्टेंट है, बाकी काम भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना थोड़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये तो ठीक है, ज़िंदगी का हिस्सा है, हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। यस। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, हमने पहला टॉपिक कर लिया है कविता लेखन। ठीक है, कविता किस तरह से लिखी जाए। कुछ बच्चों ने मुझे बड़े अच्छे आंसर्स भेजे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे प्रयोगवादी चल रहे हैं। बड़े गज़ब के प्रयोग भी करे कुछ बच्चों ने, तो बड़ा मज़ा आया उनकी कविताएं पढ़कर। और उम्मीद कर रही हूँ बाकी बच्चे जल्दी से अपने आंसर्स मुझे भेज देंगे। ठीक है, आज की क्लास के बाद आप लोगों को आज ही सबमिट करना है ना, तो आज की क्लास के बाद आप सबमिट कर दीजिए अपने आंसर्स मुझे। ठीक है, मेरे नंबर पर ही सारे बच्चे अपना काम भेज देंगे। अब जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नाटक। नाटक कैसे लिखा जाए। स्कूल में आप सब बच्चे नाटक में भाग लेते हो, सब तो नहीं लेते हैं, कुछ ज़रूर लेते हैं, लेकिन बाकी सब देख तो ज़रूर रहे होते हैं, है ना। असेंबली हॉल में हम देखते हैं बच्चों को नाटक करते देखते हैं, कितना मज़ा आता है उनका संवाद बोलना, उनका खड़े होना, बड़े ख़ास अंदाज में चलना, कितना मज़ेदार लगता है ना। तो कैसे नाटक लिखा जाता होगा, सोचने की बात है। कभी अचंभा नहीं होता, कभी मन नहीं करता। विजय तेंदुलकर एक मराठी नाटककार हैं जिन्होंने लिखा है, नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। जब हम नाटक लिखें तो हम एक एक चीज़ पर ध्यान दें। हमारे दर्शक कौन हैं, कौन देखने वाला है, क्या मेरा नाटक उन पर छाप छोड़ पाएगा, कि नाटक देखते हुए या देखने के बाद वो कुर्सी पर अगर कुछ क्षण, मैं कहती हूँ 5 सेकंड अगर बिता दें तो आपका नाटक सफल है। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो नाटक लिखा कैसे जाए और नाटक लिखते समय सबसे पहली चीज़ क्या हो। सबसे पहले हम क्या ध्यान में रखेंगे, समय। कितनी देर में हमारा नाटक खेला जाने वाला है। हमारे पास 3 मिनट हैं, 8 मिनट हैं, 16 मिनट हैं, कितना समय है हमारे पास। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। आप देखते हैं या जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन्हें पता है कि जब हम स्टेज पर बच्चों को लाते हैं तो उनके कदम तक गिने हुए होते हैं, कि 4 कदम तुम्हें इस तरफ आना है, उसने वहाँ से 5 कदम या 6 कदम ही चलकर आना है, उसके बाद आपने अपने डायलॉग की डिलीवरी करनी है। उसे भी बीट्स होती हैं कि इतनी बीट के बाद आपका संवाद आना चाहिए। तो समय कितना महत्वपूर्ण है नाटक में, ज़रा सा अंतर पड़ सकता है। आपने एक बड़ी गज़ब की बात कही थी, लेकिन सामने वाले का संवाद जो था ज़रा सा देर से आया, सिर्फ कुछ बीट्स का अंतर, 1 बीट 2 बीट का अंतर आ गया, आपका पूरा संवाद बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो नाटक में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ रहेगी, समय। इसके बाद उसके अंदर हम कई चीज़ें देखते हैं कि कितने अंक हो सकते हैं। अगर लंबा नाटक हम खेलने वाले हैं तो हम उसे कई अंकों में विभाजित कर सकते हैं, वरना 1 अंक का एकांकी भी खेला जा सकता है, निर्भर करता है। शब्दों का महत्व है, मैं आपके व्यक्ति माध्यम से ही बता रही हूँ। शब्दों का भी महत्व है। याद रखिए, जब आप नाटक लिख रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कहानी किस समय को छू रही है, उसके अनुसार आपके संवाद होने चाहिए। अगर आप जयशंकर प्रसाद के नाटक पढ़ें तो क्योंकि उनके पात्र राजा हैं, रानियां हैं, हाँ,
तो वहाँ पर आपको जो जैसे चंद्रगुप्त की बात करते हैं, ध्रुव स्वामिनी की बात करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी फेमस पात्र आपको नज़र आते हैं जो बहुत पहले के समय के रहे। तो जब जयशंकर प्रसाद के नाटक आप पढ़ते हैं तो उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि नाटककार का काम है कि वो नाटक को एक गजब अंदाज में लिखे, एक तरीके से लिखे, इस अंदाज में लिखे कि कुछ भी बोझिल ना लगे। तो जयशंकर प्रसाद के संवाद आप पढ़ के देखें, उनके नाटक पढ़ें, आपको कहीं भी क्लिष्ट नहीं लगेंगे। लोग देखते हैं उनके नाटक, खेले जाते हैं नाटक रंगमंच पर, देखते हैं, कभी क्लिष्ट नहीं लगते। क्यों नहीं लगते श्रोता को? क्योंकि वो शब्दों का जादू है, वो संवाद जिस तरीके से आता है। ठीक है, तो बेहद ज़रूरी है कि जब हम नाटक लिखें तो हम शब्दों का ख्याल रखें, बेहद ज़रूरी। और हमारा जो स्थिति है, वातावरण है, कथानक है, ये सब महत्व रखते हैं शब्दों के चयन के लिए। अगर आप एक व्यक्ति को दिखा रहे हैं कि एक गरीब मजदूर है जो कभी विद्यालय नहीं गया, और फिर आप मानक हिंदी के शब्दों का प्रयोग करवा रहे हैं, गलत हो जाएगा। उसके अगर आप जिस बोली को वो बोलता है, जिस क्षेत्र का वो है, आप पात्र जब बना रहे हैं, जिस क्षेत्र का आप उसे दिखा रहे हैं, अगर वहाँ के शब्द आप डाल दें तो कितना मज़ेदार हो सकता है नाटक, और होना भी यही चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि उसका कथ्य क्या हो। सबसे पहले आपके पास एक कहानी होनी चाहिए, एक प्लॉट होना चाहिए जिस पर आप एक आधार रखेंगे, फिर आप मुख्य मुख्य घटनाओं को चुनेंगे, फिर आप घटनाओं का क्रम बिठाते चले जाएंगे, तभी तो एक सफल नाटक बना पाएंगे। कई बार आप देखते हैं कि हम नाटक के बीच में ही अलग से कहानी चलने लगती है ना, कि इधर से एक पात्र की कहानी चल रही थी और फिर अचानक किसी और पात्र की चलने लगती है, लेकिन उसमें क्रम होना चाहिए, सही क्रम। क्रम गलत बैठते ही नाटक खराब हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो नाटक है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं, उसका कथानक है, उसकी कहानी है, उसका प्लॉट है, उनमें जो घटनाएं हैं उनके बीच में तारतम्य बिठाना है, संवादों के बीच में तारतम्य बिठाना है, एक दृश्य से दूसरे दृश्य को किस तरीके से आप कनेक्ट कर पाते हो, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप दिखा रहे हैं कि राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है रावण ने। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण सीन क्या है? राम का वियोग है ना, वहाँ सीता का चिल्लाना, सीता का आवाज़ें देना, हे राम राम कहना, ये इम्पोर्टेंट है, या आप अचानक से ही चल देंगे और अयोध्या में पहुँच जाएंगे कि वहाँ की घटना दिखा देते हैं, वहाँ क्या चल रहा है। क्रम खराब हो गया, रस भंग हो गया। जो श्रोता था आपने उसका रस भंग कर दिया, और इतनी बेदर्दी से कर दिया, है ना। तो एक रस का भी क्रम चलेगा, किस रस के बाद कौन सा रस जुड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद संवाद महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी विधा की बात करें, आप कहानी की बात करें, आप स्वयं से कहानी सुना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसमें संवाद दें ही। संवाद देते हैं कहानियों में, अच्छे लगते हैं, लेकिन आवश्यक तो नहीं है। लेकिन नाटक तो है ही टिका हुआ संवादों पर। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा वही बात आ गई कि हर तथ्य ही महत्वपूर्ण है ना। तो संवाद जो हैं वो भी महत्वपूर्ण है, उनकी भी आवश्यकता है कि वो पात्र किस भाषा में बोल रहा है, कैसी बोली में बोल रहा है, संवाद किस तरीके से चल रहे हैं। आप उसमें भाषण देने तो नहीं लगे हैं, किसी पात्र के आप लगातार संवाद देते चले जाएं तो वो मज़ा नहीं रहता है। बात तभी है जब दोनों तरफ से, तीन तरफ से संवाद आ रहे हों, आदान प्रदान हो रहा हो, उसमें मज़ा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि कई बार ऐसा भी कर सकते हैं हम कि हर चीज़ को कहना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। संवाद कुछ
जैसे कहते हैं ना, अनकहनी भी कुछ कहनी है। बिन कहे भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं, या कोई संवाद, कोई एक वाक्य इस तरीके का रखा जा सकता है, कई बार रखा भी जाता है नाटकों में, जो पाठक को, श्रोता को, या जो देख रहे हैं उन्हें एकदम से अचंभित कर देता है, या सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये क्या हुआ, ये क्या कह दिया, और उसे कई दिशाओं में सोचने का मौका मिलता है। एकदम से वो सोचने लगता है कि अरे अब हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, हो सकता है ऐसा कुछ, वो एक रुचि बनी रहती है। द्वंद्व की यहाँ बात हो रही है। द्वंद्व बेहद ज़रूरी है, जिसे कहेंगे अंतर द्वंद्व भी बेहद ज़रूरी है। अगर आपका पात्र यूं ही सरल सरल जी रहा है, सरल सरल बात कर रहा है, तो हम उसे क्यों जानना चाह रहे हैं, हम उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम उसको देख ही क्यों रहे हैं। व्यक्ति केवल अच्छा है बुरा है, इसमें क्या मज़ा है? मज़ा तो उसमें है कि वो अच्छा है तो किन किन परिस्थितियों में अच्छा है और किस सीमा तक अच्छा है, बुरा है तो किस सीमा तक बुरा है, और बुराई में वो क्या क्या कर सकता है, ये देखने में आएगा ना मज़ा। भाई राम, अगर ठीक है राम के पास शक्ति है, ईश्वर के अवतार हैं, ये कहा, हाँ कहा, अब वो जा गए, रावण से युद्ध कर लिया, वो खुद ही उड़ते हुए चले गए, और या हनुमान जी की पीठ पे बैठ के चले गए, जाके रावण को मार के आ गए। मज़ा आया? नहीं आया। मज़ा तो तब आया जब हमने सेतु बंधते देखा, राम को परेशान होते देखा, युद्ध लड़ना है, रणनीतियां बनानी हैं, तब आया मज़ा। रावण आता और आके सीता की कहता मेरी बहन की नाक कान काटे, मैं भी सीता के नाक कान काट के जा रहा हूँ। मज़ा आता? नहीं आता। क्यों मज़ा आया, क्यों आनंद आया, क्यों हम चाहते थे उसे और आगे देखना कि अब क्या होगा? क्योंकि वो किस तरीके से छल किया और उठाकर किडनैप करके ले गया। तभी तो देख रहे हैं ना आगे कि अब कहानी में क्या होने वाला है, अब ये नाटक में पात्र क्या कर जाएगा। ये इस हद तक चला गया, इतना बड़ा ब्राह्मण, सब कुछ जानता था। माँ राक्षसी थी ना, पिता तो ब्राह्मण थे, तो इतना ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कैसे कर गया? अरे इसके पास तो अपार शक्तियां हैं, ये क्या क्या कर जाएगा। तभी तो देख रहे हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, द्वंद्व की स्थिति इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम अपने विवेक की बात करते हैं। जैसे आप ईदगाह कहानी में हम प्रेमचंद की बात कर रहे थे, प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी में हामिद को लेते हैं और वो बच्चा पूरे रास्ते एक द्वंद्व लड़ता है संवादों के माध्यम से अपने आप से। कितना गजब। तो संवाद में अगर द्वंद्व आ जाए, और जितने उपन्यासों में ये चीज़ें हैं, जितने नाटकों में, जितनी कहानियों में ये चीज़ें हैं, वो ज़्यादा सफल रहे हैं। द्वंद्व महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, बस यही भाषा, यही चीज़ें थी, यही पॉइंट्स थे कि किस तरीके से इसे प्रस्तुत किया जाए, नाटक को, नाटक लिखा कैसे जाए। तो हमने कुछ चीज़ें मोटा मोटी तौर पर देख ली हैं। नाटक किस तरीके से रखा जाए, और ये भी ध्यान में रखा जाए कि मंच पर उसे कैसे खेला जाएगा। जब नाटककार लिखता है, आप लोगों ने लास्ट क्लास में एक अंकी पढ़ी है, अंडे के छिलके, है ना, 11वीं में पढ़ के आए हो आप लोग। अंडे के छिलके एक अंकी है, और किस तरीके से नाटककार लिख रहा है आप देख रहे थे। उसने आपको पूरा बताया कि यहाँ पर्दा लगा है, यहाँ दरवाज़ा लगा है, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से एग्जिट होगी, एक एक चीज़ बता रहा है नाटककार। निर्देशक के लिए ही उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसका नाटक भी तभी तो सफल है। तो नाटक लिखते समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी भाषा पात्रानुकूल हो, पात्रों का हम चयन सही करें, हमारा एक कथानक हो, एक कथ्य हो, जहां हम बात का आधार क्या है, हम आखिर कहना क्या चाहते हैं, और फिर अंत में हम देखें कि क्या हम वो बात पहुंचा पाए जो हम कहना चाह रहे थे। ये महत्वपूर्ण है।
अच्छा, ये चीज़ें आपने इस तरीके से करनी है और साथ में इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है कि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, 3 नंबर में आता है, ठीक है आप लिख लेंगे, लेकिन अगर आपके पास MCQ में आता है तो आपको एक एक शब्द पढ़ना होगा अपनी किताब से, तभी आप MCQs कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस पार्ट को ख़त्म कर रही हूँ कि नाटक किस तरीके से लिखा जाए। हमने आज की क्लास में पढ़ा, समझा और उम्मीद कर रही हूँ आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। मैं ऑनलाइन क्लास भी लूँगी जिसमें मैं ये सारी चीज़ें और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ में आज आपको एक वर्कशीट देने वाली हूँ, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान काम देने वाली हूँ। 2 बड़े ही सरल प्रश्न हैं, मज़ेदार हैं। हाँ, मैं अगर मुझे मिले तो मैं दिखा भी दूँ, चलिए मैं भेज ही देती हूँ आपको, ठीक है, वर्कशीट्स मैं आपको भेज देती हूँ। जो मैंने 2 प्रश्न आपको दिए हैं, बड़े सरल हैं, बड़े मज़ेदार हैं, आपको अच्छे ही लगने वाले हैं। और जिस तरीके से कविता लिखने की कोशिश की है, उम्मीद करूँगी कि संवाद लिखने की भी कोशिश करें। पूरा नाटक लिखने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ संवाद लिखने के लिए कह रही हूँ। संवाद लेखन आप लोग 10वीं में भी कर चुके हैं, तो मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रयत्न करें, कोशिश करें, और सच में कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती है ना, तो आप कर पाएंगे। कोशिश करिए। हाँ, अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो कुछ समझ में आता है, और जब लिखने बैठेंगे तब आपको ज़्यादा पॉइंट्स याद रहेंगे। कभी नहीं भूलोगे कि नाटक कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आप खुद लिख रहे हो, है ना, क्योंकि हम उससे गुजर जाते हैं। और सभी बच्चों ने जो ये पेज है इसे लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बाय।